सीट वाइज एनालिसिस, आपने इलेक्शन वाइज एनालिसिस देखा होगा, स्टेट वाइज एनालिसिस देखा होगा, लेकिन हमने आपको कल वीआईपी सीट वाइज एनालिसिस दिखाया था, बड़े नेताओं के भविष्य को लेकर बताया था एग्जिट पोल क्या कह रहा है, और आज सीट वाइज एग्जिट पोल का एनालिसिस दिखा रहे हैं, जिससे एक एक सीट पर क्या स्थिति बनती दिख रही है, किस सीट पर कौन सा नेता कितना उसका भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है, किस नेता का पलड़ा भारी दिख रहा है, कहां कांग्रेस आगे दिख रही है, कहां बीजेपी आगे दिख रही है, कहां अदर्स आगे नजर आ रहे हैं, एक एक तस्वीर आपके सामने पेश कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर डिजिटल मिहिर रंजन जी जुड़ गए। मिहिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप इस सीट वाइज एनालिसिस को लेकर? विवेक, ये सीट वाइज जो एनालिसिस अभी दिखाई हम लोग मतलब पिछले एक घंटे से दिखा रहे और आने वाले 2 घंटे में भी दिखाएंगे जी। अभी इस एनालिसिस में आपको जो चीज सबसे पहले हमें दर्शकों को दिखाना चाहिए, मुझे जो लग रहा है पिछले 48 घंटों में, यानी कि महा एग्जिट पोल दिखाने के बाद जो डेवलपमेंट है उसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट डेवलपमेंट मुझे राजस्थान में नजर आ रही है, जहां पर मैं देख रहा हूं कि वसुंधरा बेहद सुपर एक्टिव मोड में है। आप सवाल सर मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, उसके बाद आप कंप्लीट कीजिएगा। सीट वाइज एग्जिट पोल जो ये हमने इस बार दिखाया है, क्या ये आप किसी और चैनल पर नहीं देखेंगे। सीट वाइज एग्जिट पोल आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया डेली लाइव पे दिखाई देगा। एक एक सीट के बारे में आपका, चाहे वो वीआईपी सीट हो या वीआईपी सीट नहीं भी हो, तो भी आपको हर एक सीट के बारे में अगर जानना है, कौन उम्मीदवार किससे आगे चल रहा है, कौन किससे पीछे चल रहा है, कहां त्रिकोणीय मुकाबला है, कहां 4-4 एंगल से चुनाव लड़े जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिया डेली लाइव पे ही दिखाई देगा। बिल्कुल, तो मिहिर जी तो हमारे साथ जुड़े ही हैं, साथ ही हमारे मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हर सीट के बारे में हमसे बात करने के लिए जुड़ा है। एसएन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अर्शप्रीत खडियाल हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। मनोज यादव समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रेम कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, और संजय राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। इंडिया डेली लाइव ने ये जो एक एक सीट का सर्वे किया है, प्रेम कुमार जी आपसे शुरुआत करते हैं। कल भी हमने जब महा एग्जिट जी डिबेट हम जाएं, डिबेट पर डिस्कशन पर जाएं, लेकिन पहले आंकड़े एक बार दिखा जी। बिल्कुल बिल्कुल, आंकड़े अभी जो स्टेट वाइज हमारे पास सीट वाइज आ रहे हैं, उन आंकड़ों पर एक बार नजर डालते हैं। तो देखिए अलग अलग सीटों पर क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, आपको दिखा रहे हैं। गोगुंदा सीट विधानसभा की प्रताप लाल भील बीजेपी के, और उनके सामने मांगी लाल गरासिया है कांग्रेस के, और संभावित जीत प्रताप लाल भील की यहां दिख रही है। झाडोल विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, बाबूलाल खराड़ी बीजेपी के यहां पर है, और उनके सामने हीरालाल दरांगी कांग्रेस के हैं, और संभावित जीत बाबूलाल की बीजेपी से नजर आ रही है। उदयपुर ग्रामीण, यहां पर बीजेपी ने फूल सिंह मीणा को मैदान में उतारा, तो कांग्रेस की तरफ से विवेक कटारा सामने आए, और संभावित जीत विवेक कटारा की यहां पर दिख रही है। उदयपुर सिटी की बात करें तो ताराचंद जैन बीजेपी से, और उनके सामने गौरव वल्लभ कांग्रेस के नेता, जीत संभावित गौरव वल्लभ की दिख रही है। उसके बाद नंबर आता है सलूमबर का। सलूमबर विधानसभा सीट पर अमृतलाल मीणा बीजेपी से हैं, और उनके सामने कांग्रेस से रघुवीर सिंह मीणा है, और यहां पर कड़ा मुकाबला है। तस्वीर यहां साफ नहीं हो पाई है कि किसका पलड़ा भारी है, कौन यहां पर हार सकता है। विधानसभा सीट धरियावाद की अगर बात करें तो कन्हैया लाल मीणा बीजेपी से मैदान में उतरे, उनके सामने नागराज मीणा कांग्रेस से उतरे, और यहां दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है, स्थिति साफ नहीं है। आसपुर विधानसभा सीट की बात करें तो गोपीचंद मीणा बीजेपी से हैं, राकेश रोत कांग्रेस से उनके सामने उतरे हैं, और कड़ा मुकाबला है, स्थिति साफ नहीं है। घाटोल विधानसभा सीट की बात कर लीजिए, मानशंकर नीनामा को यहां बीजेपी ने उतारा, नानालाल नीनामा को कांग्रेस ने उतारा, यहां भी खड़ा मुकाबला है, यहां भी प्रेडिक्ट कर पाना कुछ मुश्किल है, यहां अदर्स का भी खेल हो सकता है, यह भी बताया जा रहा है। गढ़ी विधानसभा की बात करें, कैलाश चंद मीणा को बीजेपी ने उतारा है, और शंकरलाल चरपोटा को कांग्रेस ने उतारा है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। बीजेपी के कैंडिडेट इस सीट को निकाल सकते हैं। नरपत सिंह राजवी बीजेपी से हैं चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट से, जबकि सुरेंद्र सिंह चढ़ावत कांग्रेस से हैं। इनके बीच कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है दोनों में से कोई भी इस सीट पर बाजी मार सकता है, क्लोज फाइट होगी। ये वो जो कांटे की टक्कर वाली सीट है, ये वो सीट है जहां जीत का मार्जिन बहुत कम रह सकता है। इसी तरह अगर आप बसेड़ी की बात करें तो यहां पर संजय कुमार जाटव जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो इस सीट को निकाल सकते हैं, जबकि सुखराम कोहली जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके जीत की संभावना कम दिख रही है। इसी तरह बड़ी सादड़ी की बात करें तो गौतम दत्त को बीजेपी ने उतारा, और बद्रीलाल जाट को कांग्रेस ने उतारा। यहां बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है।
इसी तरह प्रतापगढ़ की बात करें, प्रतापगढ़ चलिए, हेमंत मीणा को बीजेपी ने उतारा, रामलाल मीणा को कांग्रेस ने उतारा। यहां पर मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस सीट पर कांटे की टक्कर हो सकती है, हार जीत का मार्जिन बहुत कम रह सकता है। सुरेंद्र सिंह राठौड़ जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं कुंभलगढ़ से, उनकी जीत की संभावना ज्यादा नजर आती है क्योंकि योगेंद्र सिंह परमार जो कि कांग्रेस के हैं वो उनको वहां पर टक्कर देते नजर आ रहे हैं। राजसमंद अगर आप चलेंगे तो राजसमंद में कांग्रेस की जीत की संभावना ज्यादा है, जहां नारायण सिंह भाटी कांग्रेस की तरफ से उतारी गई हैं, तो दीप्ति किरण माहेश्वरी को बीजेपी से मैदान में उतारा गया है। जी विवेक, तो ये राजस्थान में सबसे पहले जिस बात की चर्चा आज सबसे ज्यादा हो रही है, आज वसुंधरा राजे अपने बागी कुछ साथियों के साथ दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए मंदिर का उन्होंने रुख किया, जिसके बाद से ये चर्चा बड़ी गर्मा गर्म हो गई। राकेश जी मेरे साथ हैं इस वक्त बीजेपी से, उनके पास चलें और बातचीत करें। लेकिन इससे पहले प्रेम कुमार जी से एक छोटा सा सवाल ले लूं मैं, उसके बाद मैं पॉलिटिकल डिबेट में नेताओं के पास जाऊं। प्रेम कुमार जी, बागियों का एनालिसिस क्या है? इससे पहले वाले घंटे में भी राजस्थान को लेकर हम यही चर्चा कर रहे थे। हर नेताओं ने बागी कैंडिडेट अपने अपने उतारे हैं, चाहे वो दोनों कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से बड़े कद्दावर नेताओं की बात करें तो। ये खेल क्या चल रहा है राजस्थान में? देखिए, मोटे तौर पर बागी दोनों तरफ हैं और बागी जिस पार्टी से हैं उस पार्टी को नुकसान कर रहे हैं और मुझे बैलेंसिंग फैक्टर दिखता है। ओवरऑल रिजल्ट में इसका तभी असर होगा जब ये जीत कर आते हैं। जीत कर नहीं आते हैं तो दोनों को नुकसान कर रहे हैं। बैलेंसिंग फैक्टर है, मैं बहुत बड़ा फैक्टर इसको नहीं मानता। लेकिन हाँ, जैसे उदाहरण के तौर पर आपने चित्तौड़गढ़ की सीट दिखाया, नरपत सिंह राजवी को कांटे की टक्कर में दिखाया, ये सीट उनको जीतना चाहिए था। लेकिन यहाँ चूंकि बीजेपी का बागी जो है वो शाक्य, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली और मौजूद हैं वहाँ। ये समझिए नरपत सिंह राजवी वसुंधरा खेमे के भी माने जाते रहे हैं, तो इनको जीतना चाहिए था। इनका टिकट पहले लास्ट टाइम में मोल भाव के लिए काम आएंगे या फिर किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे? देखिए, वो तो रिजल्ट से ही ना पता चलेगा कि विवेक, भूमिका क्या होता है। मैं एक करेक्शन करना चाहता हूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं हमारे एसएन सिंह हमारे मेहमान यहां पर जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। एसएन सिंह साहब बीजेपी से हैं। मेरे साथ आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो पिछली बार भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बागी मैदान में थे और राजस्थान में 12 या 11 कांग्रेस के बागी थे, जिसमें से कि 10 जीते और बीजेपी के 12 थे, उसमें से एक भी नहीं जीता। यानी कि बीजेपी के लिए बागी काम नहीं कर गए। उन्होंने क्या किया कि अपने जो साथी, जो बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को उतारा उसको उन्होंने हराने का काम किया। लेकिन कांग्रेस के जो बागी हुए वो जीत गए और बाद में वो उनको फायदा कैसे मिला, तो गहलोत साहब ने जो सरकार बनाई सबके सब सारे समर्थन देके आ गए। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है इसलिए क्योंकि इस बार जो बीजेपी के बागी हैं, जैसे कैलाश मेघवाल हो गए, यूनुस खान हो गए, इन लोगों के जीतने की संभावना प्रबल है। तो ऐसी सिचुएशन में जिस बागी की आप बात कर रहे हैं और जैसे तो ऐसा क्यों है पर भी जाए, थोड़ा सा फर्क है सिचुएशन में। इस बार वसुंधरा राजे जी के जो करीबी थे वो लोग बागी हुए, यूनुस खान, मेघवाल या फिर नरपत सिंह राजवी को टिकट मिला तो उसके खिलाफ एंटी माने वसुंधरा के विरोधी एक तरह से बोलिए वो बागी हुए। तो ये थोड़ा सिचुएशनल डिफरेंस है, इसी वजह से शायद वैसा ना हो कि जो बीजेपी में बागी होते हैं वो हार जाते हैं। मैं इसी से सवाल में बीजेपी के हमारे प्रवक्ता एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, आपके लिए मेरा सवाल ये है कि चुनाव से पहले वसुंधरा जी जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन और बाकी चीजों में दिखी, ऐसा लग रहा था कि वो रेंट थी, मतलब उनको कंट्रोल किया हुआ था और अपने फुल फ्लो में दिखाई नहीं दे रही थी। शायद कहीं से नाराजगी या जो भी रहा हो, लेकिन उन जिस फॉर्म में उनको काम करना चाहिए, थोड़ा सा आप ये कहेंगे कि शायद हो सकता है, ये मेरा नजरिया, मेरा नहीं, मैं जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। लेकिन एग्जिट पोल के आने के बाद जिस तरह से वो एक्टिव हुई, राज्यपाल से जाकर मिली, संघ के पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की, फिर उसके बाद वो मंदिरों में दर्शन कर रही हैं और जो आपके बागी हैं बीजेपी के, उनके साथ वो संपर्क में किसी को बर्थडे पे विश कर रही हैं, किसी से बात कर रही हैं। ये अचानक वसुंधरा जी की इतनी एक्टिव होने के पीछे की वजह क्या है? दिल्ली से कुछ सिग्नल दिया है आप लोगों ने अपने पार्टी नेता को वहां पर? देखिए, आपने ही कहा कि नज़रिया, निश्चित तौर पे हर आदमी का अपना अपना नज़रिया होता है। कोई देखता है गिलास भरी कितनी है, कोई देखता है गिलास खाली कितनी है। और जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, राजनीतिक व्यक्ति होता है, वो 24 घंटे 365 दिन राजनीति से संबंधित चीज़ों को करता, सुनता, समझता रहता है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और आप देखे होंगे तमाम देश की बहुत सारी पार्टियां जिसमें लोग जाते हैं
तो बहुत सारे लोग चले जाते हैं, उसमें विघटन हो जाता है, टूट हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी फाउंडेशन डे से अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई छोड़ के भी गया तो एक विचारधारा ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती है, व्यक्तिवादी विचारधारा नहीं है, वो जाते नहीं। अब हम आते हैं चुनाव पे। देखिए, चुनाव में भी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा समर्पण के भाव से जो हमारे वरिष्ठगण हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और जितने वरिष्ठ पदाधिकारी जो केंद्र स्तर के हैं, जो प्रदेश स्तर के हैं, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे जो राजस्थान के जो जितने कार्यकर्ता हैं, वहाँ के विधायक, सांसदगण, सभी लोगों ने हिस्सा लिया और मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी किसी तरह की डाउट होनी चाहिए। चुनाव जो हो, इस बार का जो चुनाव था वो 2 गारंटियों पर था। भारतीय जनता पार्टी कहती थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है लोग उस पर भरोसा किए, और जो भ्रष्टाचार की गारंटी थी कांग्रेस की, उसको लोगों ने देखा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, अगर कोर्ट का निर्णय भी आता है तो हम भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे। भव्य राम मंदिर बन रहा है। 370 पे गारंटी भारतीय जनता पार्टी देती है, 370 समाप्त होता है। 3 तलाक पे भारतीय जनता पार्टी गारंटी देती है, 3 तलाक पे कानून आता है। आवास पर गारंटी देती है। सिंह साहब भी हमारे साथ। जी सिंह साहब, मेरा सवाल बीजेपी की बात मैं कहूंगा। देखिए सिंह साहब, मेरा सवाल बीजेपी की रणनीति और वो इलेक्शन किस तरह से लड़ रही उस पर नहीं, मेरा ये था कि पिछले 48 घंटों में जिस तरह से वसुंधरा राजे एक्टिव हुई हैं उसके क्या माने हैं? क्या ऐसा लग रहा है राज्यपाल से मिली, अगर बीजेपी जीतती है तो वो मुख्यमंत्री होंगी, वहां पे राज्यपाल से मिल रही है, संघ के लोगों से मिल रही हैं, जिस तरह से वो एक्टिवली काम कर रही है, माना जाए कि वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगी आपकी? दूसरे नेता भी जा सकते थे गवर्नर से मिलने के लिए। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा तय किया जाता है कि कौन हमारा नेता होगा। वहाँ के जो विधायकगण होते हैं वो चयन करते हैं कि कौन हमारा नेता होगा। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और केंद्रीय नेतृत्व जैसे भी तय करेगा। सिंह साहब, आपको यहाँ रोकेंगे, हमारे साथ अर्शप्रीत खडियाल साहब भी कांग्रेस से जुड़े हैं। सिंह साहब दोबारा आपसे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम अर्शप्रीत खडियाल साहब का रुख करेंगे। जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पर एक्टिव मोड में नजर